पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्वीन मदर को पता चलता है कि मेरे कंधे पर बैठा हुआ बर्ड कोई नॉर्मल बर्ड नहीं बल्कि गोल्डन क्रो है, लेकिन मैं उसे ऐसे डांटकर केज में बंद कर देता हूँ जैसे वो बस मेरा पालतू पक्षी हो। अब आगे देखते हैं। क्वीन मदर अभी भी मेरे कोर्टयार्ड को देखकर अंदर ही अंदर कांप रही थी। तभी एक प्रिंसेस खुश होकर कहती है कि इतना पावरफुल गोल्डन क्रो भी ग्रैंडपा के केज में ओबीडियंट होकर बैठा है। ग्रैंडपा सच में बहुत स्ट्रांग है। लेकिन क्वीन मदर उसकी बात सुनते ही सीरियस हो जाती है। वो बाकी बेटियों को बताती है कि ये कोई नॉर्मल पक्षी नहीं है, ये वही 9 गोल्डन क्रोज है जिन्हें पुराने समय में हो यी ने गिराया था। इतनी टेरिफाइंग रेस अब मेरे कोर्टयार्ड में पालतू बर्ड्स की तरह उड़ रही थी। सातों प्रिंसेसेस ये सुनकर हैरान हो जाती है। उनके लिए ये बात बहुत बड़ी थी। जो गोल्डन क्रोज कभी आसमान में सूरज की तरह चमकते थे, वो अब मेरे घर की छत और पेड़ों पर ऐसे बैठे थे जैसे नॉर्मल चिड़िया हो। क्वीन मदर फिर भी खुद को शांत दिखाने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि अगर मेरे सामने डर दिखा दिया तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, लेकिन अंदर से वो समझ चुकी थी कि इस कोर्टयार्ड में हर चीज उसकी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तभी मैं किचन से खाना लेकर बाहर आता हूँ। मैंने सबके लिए पूरा टेबल भर दिया था। मीट, फिश, वेजिटेबल्स, सूप और कई तरह की डिशेस रखी थी। मेरे लिए ये बस घर का नॉर्मल खाना था, लेकिन क्वीन मदर जैसे ही टेबल को देखती है उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो तुरंत समझ जाती है कि ये डिशेस सिंपल नहीं है। हर प्लेट से ऐसी एनर्जी निकल रही थी जैसे एक बाइट से भी किसी की कल्टीवेशन आगे बढ़ सकती है। वो मन ही मन सोचती है कि ये तो ऐसा ट्रेजर है जिसे एक माउथफुल खाकर भी ब्रेक थ्रू मिल सकता है। तभी एक्सायो हेट टेबल के पास आ जाता है। वो फिश की तरफ देखकर खाने की कोशिश करता है। मैं उसे तुरंत डांट देता हूँ और कहता हूँ कि यहाँ नहीं, अपने डॉग बॉल में जाकर खा। एक्सायो हेट तुरंत ओबीडियंट होकर नीचे चला जाता है। वो सच में डॉग बॉल के पास बैठकर खाना खाने लगता है। क्वीन मदर और प्रिंसेसेस ये देखकर और ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उनके सामने एंसेस्ट्रल किलिंग को डॉग की तरह ट्रीट किया जा रहा था। इसी बीच गोल्डन क्रोज भी नीचे आ जाते हैं। मैं उनके लिए जमीन पर राइस डाल देता हूँ और वे सभी बर्ड्स उस राइस को चुगने लगते हैं। ये देखकर क्वीन मदर की हालत और खराब हो जाती है। जिन गोल्डन क्रोज से हेवनली बीइंग्स भी डरते हैं, वे मेरे कोर्टयार्ड में मुर्गियों की तरह दाने चुग रहे थे। मैं सबको खाने के लिए कहता हूँ। जेड, एम्परर, क्वीन मदर और सातों प्रिंसेसेस टेबल पर बैठ जाते हैं। क्वीन मदर चॉपस्टिक्स उठाती है, लेकिन खुद को बार बार कंट्रोल करती है। वो सोचती है कि वो 4 सीज और 8 डिसोलेशंस की क्वीन मदर है, इसलिए उसे खाने में अपनी डिग्निटी रखनी होगी। वो मन ही मन खुद को समझाती है कि खाना कितना भी टेम्पटिंग हो, उसे ग्रीडी नहीं दिखना है। उसे मेरे सामने अच्छा इंप्रेशन छोड़ना था। वो अपने चेहरे पर मुस्कान रखती है, लेकिन आंखें बार बार डिशेस पर जा रही थी। दूसरी तरफ प्रिंसेसेस खुद को रोक नहीं पाती। वे जल्दी जल्दी खाना उठाने लगती है। कोई मीट उठा रही थी, कोई फिश, कोई वेजिटेबल्स, और थोड़ी ही देर में टेबल पर कंपटीशन शुरू हो जाता है। क्वीन मदर पहले तो उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो गुस्से में कहती है कि तुम लोग थोड़ा सभ्य तरीके से खाओ, लेकिन अगले ही पल जब वो देखती है कि डिशेस तेजी से खत्म हो रही हैं, तो उसका खुद का कंट्रोल टूटने लगता है। वो भी चॉपस्टिक्स तेज कर देती है और अपनी बेटियों के साथ फूड ग्रैब करने लगती है। एक प्रिंसेस मीट की प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाती है, दूसरी उसे रोकती है, तीसरी फिश खींचती है और देखते ही देखते रॉयल फैमिली का पूरा टेबल बैटलफील्ड बन जाता है। मैं बॉल लेकर खड़ा था और ये सब देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे लगता है क्या मेरी बेटियों ने इतने दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया? ये लोग तो ऐसे खा रहे थे जैसे कई दिन से भूखे हों। क्वीन मदर भी माउथ भरकर खाना खाती है, फिर अचानक खुद को संभालती है। उसे याद आता है कि उसे डिग्निटी मेंटेन करनी है, लेकिन टेस्ट और एनर्जी इतनी जबरदस्त थी कि वो फिर खुद को रोक नहीं पाती। कुछ ही देर में टेबल लगभग साफ हो जाता है। मैं ये देखकर सोचता हूँ कि लगता है खाना कम पड़ गया, इसलिए मैं कहता हूँ कि रुको, मैं अभी पॉन्ड से कुछ और फिश पकड़ कर लाता हूँ। आज कोई भूखा नहीं रहेगा। लेकिन प्रिंसेसेस तुरंत कहती है कि वे फुल हो चुकी है। क्वीन मदर भी मुस्कुराकर कहती है कि वो भी पेट भरकर खा चुकी है। उनके चेहरे पर सैटिस्फैक्शन साफ दिख रहा था, जैसे उन्हें सिर्फ खाना नहीं, कोई डिवाइन ट्रेजर मिला हो। थोड़ी देर बाद मैं बाहर पानी गर्म करने बैठता हूँ। समय भी काफी हो चुका था, इसलिए मैं सबको पैर धोने के लिए हॉट वाटर तैयार करने लगता हूँ। मेरे लिए ये बस नॉर्मल फुट बाथ था। जेड, एम्परर और बाकी लोग कोर्टयार्ड में बैठकर पैर धोने लगते हैं। जैसे ही जेड एम्परर के पैर उस पानी में जाते हैं, उसका चेहरा बदल जाता है। वो तुरंत महसूस करता है कि इस फुट बाथ के पानी में भी ग्रेट दाओ लॉ फ्रैगमेंट्स मौजूद है। वो अंदर से हिल जाता है। अभी तक चाय और खाने में
लॉ फ्रैगमेंट्स देखकर वो शॉक था, लेकिन अब पैर धोने वाला पानी भी ट्रेजर निकला। उसके मन में ग्रीड और एक्साइटमेंट दोनों आ जाते हैं। वो सोचता है कि अगर ऐसे फुट वॉश वाटर को भी कल्टिवेट करने में यूज किया जाए तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन मेरे सामने वो नॉर्मल बने रहने की कोशिश करता है। फिर वो मुझसे फिर से होंगवेंग वर्ल्ड अपग्रेड वाली बात छेड़ता है। वो पूछता है कि अगर जेड एम्परर सच में होंगवेंग वर्ल्ड को हायर लेवल पर ले जाना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए। मैं उसे साफ कहता हूँ कि अगर जेड एम्परर खुद ही एक एम्प्टी शेल बन गया है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर उसके पास पावर, फेथ और कंट्रोल ही नहीं है तो वर्ल्ड अपग्रेड की बात करना सिर्फ बातों में अच्छा लगता है। जेड एम्परर ये सुनकर चुप हो जाता है। फिर वो अपनी हालत इनडायरेक्टली बताता है। वो कहता है कि वेस्टर्न सेक्ट ने ह्यूमन वर्ल्ड की इंसेंस फेथ को बहुत हद तक अपने कब्जे में ले लिया है। अंडरवर्ल्ड की तरफ भी कई पावरफुल एग्जिस्टेंसेस निगाह लगाए बैठे हैं और हेवनली कोर्ट के अंदर भी कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस दूसरी शक्तियों के कंट्रोल में है। वो बताता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में डाओइस्ट, इंसेंस भी तैशंग लाओजून जैसे बड़े अस्तित्वों के हाथ में है। ऐसे में जेड एम्परर के पास थ्रोन तो है, लेकिन फेथ और कंट्रोल धीरे धीरे हाथ से निकल चुके हैं। मैं उसकी बात सुनकर कहता हूँ कि फिर जेड एम्परर का खाली शेल बन जाना ऑब्वियस है। अगर रूलर के पास लोगों का ट्रस्ट, फेथ और एक्चुअल अथॉरिटी नहीं बची तो थ्रोन पर बैठे रहने से कुछ नहीं होता। जेड एम्परर मेरी बात सुनकर अंदर से बेचैन हो जाता है, क्योंकि मैं जो भी बोल रहा था वो सीधा उसी की हालत पर लग रहा था। लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी छुपाए हुए था, इसलिए बस चुपचाप सुनता रहता है। मैं आगे कहता हूँ कि अगर जेड एम्परर के पास अभी भी हेवनली अथॉरिटी बची है तो उसे इतनी कमजोर सोच नहीं रखनी चाहिए। जो लोग उसकी अथॉरिटी को खा रहे हैं उन्हें छोड़ने का कोई मतलब नहीं। जेड एम्परर थोड़ा हैरान होकर पूछता है कि फिर क्या करना चाहिए। मैं बहुत सीधा जवाब देता हूँ, मारो। मेरी बात सुनते ही जेड एम्परर के चेहरे पर शौक आता है। वो सोचता है कि सेंस और बड़ी शक्तियों के पीछे इतने कॉम्प्लिकेटेड कार्मिक टाइज है। ऐसे लोगों पर हाथ डालना इजी नहीं है। मैं उसे समझाता हूँ कि जब बात हेवनली कोर्ट की अथॉरिटी की हो तो जेड एम्परर को डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हेवनली कोर्ट की मर्यादा टूट गई तो फिर कोई भी उसके थ्रोन को सीरियस नहीं लेगा। जेड एम्परर मेरी बातों से अंदर ही अंदर मोटिवेट होने लगता है। वो समझ रहा था कि अगर वो सच में कंट्रोल वापस लेना चाहता है तो उसे पहले डर छोड़ना होगा। इसी बीच सातों प्रिंसेसेस भी बातों से कुछ समझ जाती है। वे अपने पिता की मदद करना चाहती थी। उनकी नजर यांग जियान पर जाती है, क्योंकि यांग जियान हेवनली कोर्ट का पावरफुल वॉरियर था और जेड एम्परर का भरोसेमंद आदमी भी। एक प्रिंसेस एक्साइटेड होकर कहती है कि यांग जियान ब्रदर को बुलाते हैं। दूसरी कहती है कि यांग जियान हमेशा सीरियस फेस बनाकर उन्हें डांटता रहता है, इस बार उसे थोड़ा सबक सिखाते हैं। फिर सीन यांग जियान पर जाता है। वो सिल्वर आर्मोर पहने हुए एनिमल फील्ड के पास खड़ा था। उसके आसपास गोट्स और दूसरे जानवर घूम रहे थे। उसे हेवनली कोर्ट जाना था, इसलिए वो जल्दी में था। सातों प्रिंसेसेस उसके सामने आ जाती है। यांग जियान उन्हें देखकर थोड़ा रुकता है और कहता है कि उसे अर्जेंट काम से जेड एम्परर से मिलना है, इसलिए अभी खेलने का टाइम नहीं है। लेकिन प्रिंसेसेस उसे जाने नहीं देती। वे उसके चारों तरफ फॉर्मेशन सेट कर देती है। यांग जियान पहले इसे नॉर्मल प्रैंक समझता है। उसे लगता है कि ये प्रिंसेसेस पहले जैसी ही वीक है, इसलिए वो आसानी से निकल जाएगा। वो अपनी थोड़ी सी पावर यूज करता है, लेकिन फॉर्मेशन हिलता तक नहीं। यांग जियान के चेहरे पर पहली बार सरप्राइज आता है। वो सोचता है कि पहले तो 2 हिस्से पावर से ही उनकी फॉर्मेशन टूट जाती थी, फिर आज ये बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। एक प्रिंसेस मुस्कुराकर उसे चैलेंज करती है कि अगर दम है तो पूरा बल लगाकर बाहर निकलो, वरना हार मान लो। यांग जियान अब सीरियस हो जाता है। वो अपना वेपन पकड़ता है और ज्यादा पावर यूज करता है। ब्लू एनर्जी उसके चारों तरफ फैलती है। फॉर्मेशन के नीचे बड़ा मैजिक सर्कल चमकने लगता है, लेकिन फिर भी बैरियर नहीं टूटता। यांग जियान अब सच में शॉक हो जाता है। उसे याद आता है कि ये सातों प्रिंसेसेस पहले सिर्फ अर्थ इमॉर्टल लेवल के आसपास थी, लेकिन आज उनकी जॉइंट फॉर्मेशन उसकी पावर को रोक रही थी। वो अपनी 9 रेवोल्यूशंस मिस्टिक आर्ट एक्टिवेट करता है। उसके शरीर से गोल्डन ऑरा निकलती है, उसकी थर्ड आई चमकती है और पूरा फील्ड गोल्डन लाइट से भर जाता है। वो पूरी ताकत से फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सातों प्रिंसेसेस भी पीछे नहीं हटती। वे मिलकर अपनी शक्ति बढ़ाती है। आसमान में बादल गहराते हैं, बिजली चमकती है और फॉर्मेशन की पावर अचानक और मजबूत हो जाती है। इसी पावर फ्लक्चुएशन को दूर बैठे कुछ पावरफुल इमॉर्टल्स भी सेंस कर लेते हैं। वे तुरंत चौंक कर उस दिशा में देखते हैं। यांग जियान की गोल्डन ऑरा बाहर फटती है, लेकिन प्रिंसेसेस की फॉर्मेशन उसे पकड़ लेती है। अगले ही पल उसका पूरा बॉडी गोल्डन लाइट में घिर जाता है। वो खुद भी यकीन नहीं कर पाता कि सातों प्रिंसेसेस उसे सच में दबा
आ रही है। कुछ ही देर बाद यांग जियान एक छोटे सफेद पपी जैसा बन जाता है। उसके माथे पर तीसरी आग का निशान अभी भी था। वो शौक में इधर उधर देखता है, जैसे उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हुआ क्या। प्रिंसेसेस उसे देखकर हंसने लगती है। उनमें से एक मजाक में पूछती है कि अब भी मानोगे नहीं। दूसरी हंसते हुए कहती है कि अब तो यांग जियान ब्रदर सच में छोटा डॉग बन गया। उधर हेवनली कोर्ट में पगोडा बेरिंग हेवनली किंग ली जिंग अपने हाथ में पगोडा लिए खड़ा था। जैसे ही यांग जियान और सातों प्रिंसेसेस की फॉर्मेशन से पावर फ्लक्चुएशन फैलती है, ली जिंग की नजर तुरंत उस डायरेक्शन में चली जाती है। वो हैरान होकर सोचता है कि सातों प्रिंसेसेस की स्ट्रेंथ अचानक इतनी स्ट्रॉन्ग कब हो गई। अभी तक वो उन्हें नॉर्मल प्रिंसेसेस समझता था, लेकिन इस ऑरा ने उसकी सोच बदल दी। ली जिंग ध्यान से सेंस करता है और उसका फेस और सीरियस हो जाता है। उसे पता चलता है कि सातों में से 3 प्रिंसेसेस तो पहले ही दा लुओ गोल्डन इमॉर्टल लेवल की कल्टिवेशन तक पहुंच चुकी है। ये समझते ही ली जिंग सच में शॉक हो जाता है, क्योंकि हेवनली कोर्ट में इतने बड़े लेवल तक पहुंचना आसान बात नहीं थी। लेकिन सातों प्रिंसेसेस ने अचानक ऐसी स्ट्रेंथ दिखा दी थी जिसे अब कोई हल्के में नहीं ले सकता था। इसके बाद सीन हेवनली कोर्ट में शिफ्ट होता है। जेड एम्परर को भी खबर मिलती है कि सातों प्रिंसेसेस की स्ट्रेंथ अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो हैरान होकर सोचता है कि ये सब ग्रैंडफादर के कोर्टयार्ड का असर है। उधर यांग जियान फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में हेवनली कोर्ट पहुंचता है। वो सिल्वर आर्मर में जेड एम्परर के सामने खड़ा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी कंफ्यूजन था। वो समझ नहीं पा रहा था कि सातों प्रिंसेसेस की पावर इतनी तेजी से कैसे बढ़ी। जेड एम्परर उसे देखकर कहता है कि यांग जियान ने हेवनली कोर्ट के लिए हमेशा कई मुश्किल काम संभाले हैं और कभी उसे निराश नहीं किया। यांग जियान रिस्पेक्ट से पूछता है कि आज उसे किस काम के लिए बुलाया गया है। जेड एम्परर अब सीधे मुद्दे पर आता है। वो उसे जर्नी टू द वेस्ट कैलामिटी के बारे में बताता है। ये वेस्टर्न सेक्ट और हेवनली कोर्ट के बीच जुड़ी हुई बड़ी चाल थी, लेकिन अब जेड एम्परर का इरादा बदल चुका था। वो यांग जियान से कहता है कि जर्नी टू द वेस्ट की उस टीम को खत्म करना होगा। ये सुनकर यांग जियान चौंक जाता है, क्योंकि इस कैलामिटी को पहले खुद हेवनली कोर्ट ने सपोर्ट किया था। अब अचानक इसे रोकने की बात उसे समझ नहीं आती। यांग जियान सोचता है कि जेड एम्परर ऐसा कॉन्फिडेंस लेकर क्यों बोल रहा है। ये फैसला आसान नहीं था। वेस्टर्न सेक्ट इसमें शामिल था और पीछे बड़े बड़े पावर्स का हाथ था। तभी यांग जियान को जेड एम्परर में बदलाव महसूस होता है। वो हैरान होकर पूछता है कि अंकल, क्या आपकी कल्टिवेशन ब्रेक थ्रू हो गई? जेड एम्परर हल्की मुस्कान के साथ उसे देखता है। वो कहता है कि अगर यांग जियान आज की बात मानकर उसके साथ चलता है तो भविष्य में उसे भी ग्रेट दाओ सेंट लेवल की पोजीशन मिल सकती है। यांग जियान ये सुनकर दंग रह जाता है। उसके लिए ग्रेट दाओ सेंट जैसी बात इमेजिनेशन से भी ऊपर थी। वो समझ नहीं पाता कि जेड एम्परर अचानक इतनी बड़ी बात कैसे कर रहा है। जेड एम्परर फिर कहता है कि तुम अपनी सातों सिस्टर्स की पावर देखकर जरूर हैरान हुए होगे। अगर जानना चाहते हो कि उनकी स्ट्रेंथ इतनी तेजी से क्यों बढ़ी तो पास आओ। यांग जियान आगे झुकता है। जेड एम्परर उसके कान में धीरे से मेरे बारे में बताता है। वो बताता है कि उसे एक हिडन सुप्रीम एक्सपर्ट मिला है जिसे अब वो फादर मान चुका है। यांग जियान ये सुनकर शॉक में पीछे हट जाता है। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि जेड एम्परर ने खुद किसी को फादर मान लिया। ये बात उसके लिए मानना आसान नहीं था, लेकिन जेड एम्परर अब शर्मिंदा नहीं था। वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि जिस व्यक्ति को उसने फादर माना है वो कोई ऑर्डिनरी मॉर्टल नहीं, बल्कि ऐसा एग्जिस्टेंस है जिसकी समझ और पावर हेवन से भी ऊपर है। तभी ताइबाई जिंगसिंग आकर रिपोर्ट करता है कि हेवनली कोर्ट के सभी मिनिस्टर्स लिंगजियाओ पैलेस में इकट्ठा हो चुके हैं। जेड एम्परर तुरंत अपना रॉयल एक्सप्रेशन वापस लेता है और दरबार की तरफ बढ़ता है। लिंगजियाओ पैलेस में सभी गॉड्स, इमॉर्टल्स और ऑफिशियल्स खड़े थे। जेड एम्परर थ्रोन पर बैठता है। पूरा दरबार उसे प्रणाम करता है और उसके लंबे जीवन की कामना करता है। जेड एम्परर अब सामने देखकर घोषणा करता है कि आज से हेवनली कोर्ट के 365 मेन गॉड्स और बाकी सभी छोटे गॉड्स और इमॉर्टल्स की पोजीशंस पर अपॉइंटमेंट वही खुद करेगा। दरबार में हलचल मच जाती है। कई गॉड्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि जेड एम्परर अचानक इतनी बड़ी घोषणा कैसे कर सकता है। कई ऑफिशियल सोचते हैं कि हेवनली कोर्ट की डिवाइन पोजीशंस तो फंक्शन लिस्ट से बंधी हुई है। कोई भी पोजीशन ऐसे अपनी मर्जी से बदलना आसान नहीं था। तभी फायर वर्चू स्टार लॉर्ड आगे आता है। वो रिस्पेक्ट दिखाते हुए भी जेड एम्परर के फैसले पर सवाल उठाता है। वो कहता है कि हेवनली कोर्ट के गॉड्स फंक्शन लिस्ट से नियुक्त होते हैं, इसलिए जेड एम्परर का ये कदम उचित नहीं है। जेड एम्परर शांत चेहरे से उसे सुनता है, फिर पूछता है कि तो क्या अब एम्परर को भी अपनी ही हेवनली कोर्ट में फैसले लेने का अधिकार नहीं है? फायर वर्चू स्टार लॉर्ड फिर भी
भी पीछे नहीं हटता। वो कहता है कि अगर इस तरह पोजीशंस बदली गई तो ये हेवनली ऑर्डर के खिलाफ होगा। ये सुनते ही यांग जियान आगे बढ़ता है, उसकी आंखें ठंडी हो जाती है। वो अपना वेपन उठाता है और बिना ज्यादा बहस किए फायर वर्चू स्टार लॉर्ड पर हमला कर देता है। पूरा दरबार सन्न रह जाता है। अभी तक जो लोग सोच रहे थे कि जेड एम्परर सिर्फ बात कर रहा है, उन्हें समझ आ जाता है कि आज का दरबार पहले जैसा नहीं है। लेकिन एक और ऑफिशियल आगे आकर जेड एम्परर पर सवाल उठाता है। वो कहता है कि अगर जेड एम्परर इस तरह सबको मारने लगेगा तो क्या वो मॉर्टल वर्ल्ड के वायलेंट रूलर जैसा नहीं बन जाएगा। वो ऑफिशियल गुस्से में कहता है कि अगर सभी मिनिस्टर्स को मार दिया गया तो हेवनली कोर्ट को चलाएगा कौन। वो जेड एम्परर को डराने की कोशिश करता है कि ऐसा करने से लोग उसकी बदनामी करेंगे। जेड एम्परर उसे शांत चेहरे से देखता है और बिना भाव बदले कहता है कि इसे भी खत्म कर दो। ऑफिशियल का चेहरा तुरंत सफेद पड़ जाता है। अभी जो आदमी बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा था वो उसी पल घुटनों पर गिर जाता है। वो डरते हुए कहता है कि उसने गलती कर दी, अभी जो कहा वो बस गुस्से में कह दिया था। वो जेड एम्परर से माफी मांगता है और अपनी जान बचाने की विनती करता है, लेकिन जेड एम्परर का चेहरा नहीं बदलता। वो ठंडे स्वर में कहता है सबको खत्म करो। यांग जियान फिर आगे बढ़ता है। उसके वेपन से डार्क स्लैशेस निकलती है और विरोध करने वाले ऑफिशियल्स को वही दबा दिया जाता है। बाकी गॉड्स ये सब देखकर डर के मारे पीछे हट जाते हैं। पूरा लिंगजाओ पैलेस चुप हो जाता है। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि जेड एम्परर के सामने एक शब्द भी बोले। जेड एम्परर थ्रोन पर बैठकर पूछता है कि अब किसी को कोई आपत्ति है। दरबार में मौजूद सभी गॉड्स और इमोर्टल्स तुरंत झुक जाते हैं। वे एक साथ कहते हैं कि वे जेड एम्परर का आदेश मानते हैं। जेड एम्परर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि आज उसने हेवनली कोर्ट पर अपना कंट्रोल वापस लेना शुरू कर दिया है। फिर वो थ्रोन से उठता है और यांग जियान की तरफ देखता है। वो कहता है कि बाकी बातें बाद में होंगी, अभी यांग जियान उसके साथ चले। यांग जियान रिस्पेक्टफुल तरीके से सिर झुकाता है। जेड एम्परर मुस्कुराकर कहता है कि अब वो उसे उसके ग्रैंडफादर से मिलाने ले जाएगा।